In the previous lecture, we have discussed the Carvanians. Carvanians means a carbon bearing the negative charge and it should be tri-coordinated. And in that series, we have discussed that methyl carbanion is there, 1 degree carbanion, 2 degree carbanion and the 3 degree carbanion. Stability order we have discussed that methyl carbanion is more stable than the ethyl, then the isopropyl and then the tertiary butyl carbanion. What is the reason behind the stability? The reason is that when we discuss the stability, the charge should be dispersed or it should be delocalized from the particular atom. If it is not delocalized, it is concentrated, it is unstable. So we have to check the delocalization. Delocalization का मतलब है कि एक से दूसरे में शिफ्ट और दूसरे से तीसरे में शिफ्ट होना चाहिए. किसी पर्टिकुलर एक कार्बन एटम पे नेगेटिव चार्ज नहीं रहना चाहिए. CH3 में कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ऑब्वियसली देयर इज नेगेटिव चार्ज, बट इट इज नॉट डीस्टेबलाइज्ड बाय एनी अनदर कंसेप्ट. बट व्हेन वी आर डिस्कसिंग द इथाइल कार्बेनियन, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द इथाइल कार्बेनियन. तो यहाँ CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और मिथाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर होता है. कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग. तो पहले ही कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मिथाइल जो उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसका मतलब उसको डीस्टेबलाइज कर रहा है. तो इसमें डीस्टेबलाइजेशन के लिए एक मिथाइल ग्रुप है. नेक्स्ट आइसोप्रोपाइल कार्बेनियन है, इसमें जो है वो डीस्टेबलाइजेशन के लिए दो मिथाइल ग्रुप हैं. और टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बेनियन में कितने ग्रुप होते हैं? 3 ग्रुप होते हैं. So the stability order goes to methyl carbanion is more stable comparative to 1 degree, comparative to the 2 degree, and it is 3 degree carbanion that is least stable. ऐसा नहीं है कि सारे के सारे स्टेबिलिटी के लिए हमने जो है वो एक ही कंसेप्ट काउंट करना है. डिफरेंट कंसेप्ट काउंट्स हियर. फॉर एग्जांपल आपके पास ये 3 कार्बेनियन नजर आ रहे हैं. पहले को बोलते हैं एसिटिलाइड आयन. एसिटिलीन से बना हुआ है. ये किससे बना हुआ है? एसिटिलीन से. सो वी से इट इज ए एसिटिलाइड आयन. सेकंड जो है उसको बोलते हैं बिनाइल आयन, बिनाइल एनाइन. इट इज ए बिनाइल एनाइन. फर्स्ट वन एसिटिलाइड एनाइन एंड लास्ट वन इट इज इथाइल कार्बेनियन. क्या बोलेंगे इसको? इथाइल कार्बेनियन. हैं तो तीनों कार्बेनियन ही, लेकिन पहले की स्टेबिलिटी ज्यादा है, दूसरे की स्टेबिलिटी कम है, तीसरे की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है. नाउ व्हाई द फर्स्ट वन इज मोर स्टेबल देन द सेकेंड वन एंड दैट इज मोर स्टेबल देन द थर्ड वन? तो फर्स्ट में जो है वो आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है. कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? sp हाइब्रिडाइजेशन. क्या है ये? ट्रिपल बॉन्ड है. तो ट्रिपल बॉन्ड के हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन क्या हो इसमें? sp हाइब्रिडाइजेशन में s करेक्टर जो वो 50% होता है. एक s आया, एक p आया. वन इज 50 एंड अदर इज 50. तो s करेक्टर जो 50% होता है. When s करेक्टर इज 50%, बट एवर द नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स. दोज इलेक्ट्रॉन्स दे आर लाइंग इन द ऑर्बिटल विच इज हैविंग 50% s करेक्टर. तो जब हम डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन का डिस्कस करते हैं तो s ऑर्बिटल जो वो न्यूक्लियस के नजदीक होता है, p थोड़ा सा दूर होता है, d और दूर होता है, f और दूर होता है. जितना ज्यादा s करेक्टर होगा उतने इलेक्ट्रॉन जो वो s ऑर्बिटल में होने के चांसेस या प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी. इफ दे आर इन द s ऑर्बिटल, देन s ऑर्बिटल इज नियर टू द न्यूक्लियस, देन इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली हेल्ड टू द न्यूक्लियस. It means negative charge is whatever it is, or electrons they are present here, they are close to the nucleus, so they are tightly held. That is why this negative charge is stable. But in second case, the hybridization it becomes the sp2, क्योंकि इसमें क्या आ गया आपके पास? डबल बॉन्ड आ गया. डबल बॉन्ड में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी. तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आपके पास s करेक्टर आता है 33%. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो s ऑर्बिटल में कितने टाइम तक रहेंगे? 1/3, क्योंकि 30% जो है s करेक्टर 33%. तो इसमें s करेक्टर डिक्रीज हो गया. दिस मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली हेल्ड, सो दिस इज नॉट स्टेबल. दे कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द एनी बॉन्ड फॉर्मेशन. लास्ट वन इट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन. इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन s character it is 25%. It means it is 1/4. This means electrons are now again loosely held.
So here, how the electrons are held on the basis we can say it is the stable, it is unstable. So in first case, 50% S character, electrons are tightly held, that is why it is stable. In the last one, it is 25% S character, so electrons are loosely held. There is another case, we have discussed it already. We have discussed benzyl carbocation. But now I am discussing the benzyl कार्बेनियन. इसका मतलब बेंजाइल के ऊपर चाहे पॉजिटिव चार्ज है चाहे नेगेटिव चार्ज है, वो स्टेबल रहेगा. क्यों स्टेबल रहेगा? इट इज बिकॉज ऑफ रेजोनेंस. तो इसमें जो रेजोनेंस का कंसेप्ट लगता है, तो आपने हर एक कार्बेनियन है या कार्बोकेटाइन है, आपको याद रखना पड़ेगा कि किस में कौन सा कंसेप्ट जो यूटिलाइज होगा. तो यहां पर जो है देखो, रेजोनेंस की वजह से नेगेटिव चार्ज जो बेंजीन की तरफ ऑसिलेट हो रहा है, तो नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है? डीलोकेलाइजेशन हो रही है. तो वंस डीलोकेलाइजेशन इज देयर मींस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर देयर. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मींस हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स on the same manner we can say it is a stable ion, whether it is cation or whether it is anion. Downward case again we have discussed. This was the allyl carbocation, but now it is allyl carbanion. क्या ये allyl carbanion है? allyl carbanion में भी रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस की वजह से जो है ये एनाइन क्या होगा? स्टेबल होगा. तो ऐसा नहीं है कि जब भी आप स्टेबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें एक सिंगल कंसेप्ट ले रहे हैं. एक्सप्लेनेशन के लिए डिफरेंट कंसेप्ट जो वो यूटिलाइज होते हैं. नेक्स्ट केस जो है वो एसिड बेस की स्ट्रेंथ के ऊपर है. एसिड बेस किस बेस पे डिस्कस करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? इट वेरीज फ्रॉम द इनऑर्गेनिक टू द ऑर्गेनिक. जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसमें लुइस एसिड बेस कंसेप्ट, ब्रॉन्स्टन लॉरी एसिड बेस कंसेप्ट और अरीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस आता है. इसमें हम सिंपल डिस्कस करते हैं कि किस चीज को हम एसिड बोल सकते हैं और किसको एसिड नहीं बोल सकते हैं. तो इसमें फर्स्ट डेफिनेशन अरीनियस की डेफिनेशन यूटिलाइज हुई है. एनी स्पीसीज एसिड इज एनी स्पीसीज विच फर्निशेज H पॉजिटिव आयन इन सोल्यूशन. जो सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयन देता है उसको हम क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं. So HA is a acid because when it is being ionized in the solution, it is giving H positive ion. In the similar way, carboxylic acids, which are generally represented by the formula which is given below here, G is a particular group that is being attached to the carboxylic acid. So when it is furnishing the H positive ion, it is an acid. It is an acid. Now, with how the acid strength it is being determined? एसिड स्ट्रेंथ इज डिटरमिन्ड कि जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो टूटना चाहिए. और किस तरह से टूटना चाहिए? वो इस तरह से टूटना चाहिए कि ये जो पेयर नजर आ रहा है यहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, ये पेयर ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाए ताकि ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाए? नेगेटिव चार्ज आ जाए. तो ये पेयर जो है विच इज लाइंग बिटवीन द O एंड H, इट शुड गेट शिफ्टेड टू द बैक साइड. बैक साइड तब शिफ्ट हो सकता है जब इसमें कोई ग्रुप लगा हो. कौन सा? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है वो H पॉजिटिव आयन के फर्निश होने में हेल्प करते हैं. H जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है दैट हेल्प्स इन फर्निशिंग द H पॉजिटिव आयन. उससे आसानी से जो बॉन्ड OH के बीच में टूट जाता है और पेयर कहां की तरफ ट्रांसफर हो जाता है? ऑक्सीजन की तरफ. ऑक्सीजन वैसे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करती है, लेकिन कोई उसमें असिस्ट कर रहा हो अगर, तो इजिली जो वो क्या हो जाएगा? H पॉजिटिव आयन रिलीज हो जाएगा. तो जहां इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वहां H पॉजिटिव आयन इजिली रिलीज हो जाता है. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं? हेलोजन्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं. क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, फ्लोरीन हो, दीज आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स. नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है. साइनो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है. तो इस तरह के जो ग्रुप होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर. उल्टा अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो, जैसे ये G के से एरो शो कर रहा है कि ये उल्टा इलेक्ट्रॉन्स जो वो डोनेट कर रहा है. पीछे वाले में तो विड्रॉ कर रहा था, लेकिन यहां पर एरो क्या बता रहा है? इट इज सप्लाइंग द इलेक्ट्रॉन. तो ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए क्या है? डिफिकल्टी पैदा कर देगा. तो जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं वो एसिड को वीक बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहां पर NH2 लगा दीजिए, तो N के पास लॉन पेयर होता है तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है. सिंपल एल्काइल ग्रुप लगा दो तो एल्काइल ग्रुप भी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इन नेचर होता है. तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? दैट इज ए
वीक एसिड। अदरवाइज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो जनरल तौर पर आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो हैं वो एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं और रिलीजिंग वाले जो हैं वो एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं। सो हियर आर सम एग्जांपल्स। साइनोएस्टिक एसिड, इट इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड, एंड क्लोरोएस्टिक एसिड, इट इज आल्सो ए स्ट्रॉन्गर एसिड। साइनाइड आयन और क्लोरीन में जो है वो साइनाइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसकी एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा हुई, क्लोरो की कम हुई। लेकिन एस्टिक एसिड के कंपैरिजन में ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, क्योंकि एस्टिक एसिड में मिथाइल ग्रुप लगा है और मिथाइल ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। सो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है वो एसिड को वीक बनाएगा और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो वो एसिड को स्ट्रॉन्गर बनाएगा। इसी तरह से हम एरोमेटिक एसिड्स जो वो डिस्कस कर सकते हैं। ये बेंजोइक एसिड है, साथ में मैंने कुछ एरो लगा करके जी लिखा हुआ। जी मीन्स ए ग्रुप, जी का मतलब क्या है? ग्रुप। अब जितने भी एसिड्स हैं, मैंने ऊपर आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप उसकी एसिडिटी को क्या करता है? इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ इफेक्ट जो बेंजीन के ऊपर कहां से पॉसिबल है? या तो ऑर्थो पोजीशन से या पैरा पोजीशन से। कहां से? ऑर्थो से या पैरा से। अगर आप देखो तो एरो मैंने COOH ग्रुप से नीचे की तरफ शो कर रखा है। इट मींस कि ऑक्सीजन से जो है वो इलेक्ट्रॉन बैक आ रहे हैं ताकि H पॉजिटिव आयन रिलीज हो सके। तो नेगेटिव चार्ज कहां आ रहा है? नेगेटिव चार्ज इज कमिंग ऑन द ऑर्थो पोजीशन। ये रहा जिसमें ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आया। पहली पोजीशन ऑर्थो होती है, दूसरी मेटा होती है, लेकिन मेटा पे नेगेटिव चार्ज नहीं आया। फिर कहां आया है? पैरा पे नेगेटिव चार्ज आया है। तो नेगेटिव चार्ज जो या तो ऑर्थो पे आ रहा है या कहां आ रहा है? पैरा पे। इसका मतलब अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे हों तो उस नेगेटिव चार्ज को क्या कर सकते हैं? विथड्रॉ कर सकते हैं और एसिडिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है वो ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव जो हैं वो स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं। कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं। एक आध एग्जांपल यहां पर डिस्कस करते हैं हम यहां पर। उससे पहले थोड़ा सा कुछ लाइन्स हैं, इनको याद रख लो। जितने भी ऑर्थो एसिड होते हैं, यानी जैसे ये नीचे फर्स्ट दिखाई दे रहा है तो ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड, क्या बोलेंगे इसको? ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड। फर्स्ट जो नजर आ रहा है आपको यहां पर ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड। सभी ऑर्थो एसिड जो है वो बाकी एसिड के कंपैरिजन में स्ट्रोंगर होंगे, चाहे वहां पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हो चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हो। whether electron donating group is there, whether electron releasing group is there, ऐसा कोई मैटर नहीं करता कि कौन सा ग्रुप लगा है। क्या होना चाहिए? वो ऑर्थो एसिड होना चाहिए। जैसे फर्स्ट एसिड है यहां पर ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड, तो ये बाकी एसिड से स्ट्रॉन्गर होगा क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे एक ग्रुप अटैच्ड है। ऑर्थो पोजीशन पे ये मैटर नहीं करता है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। उसके बाद ऑर्थो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड और स्ट्रॉन्गर, उससे कम स्ट्रॉन्गर होगा, क्योंकि पैरा से जो है वो मैंने पहले कह दिया ऊपर कि ऑर्थो जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे। ये फील्ड इफेक्ट्स की वजह से होता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है तो डिस्कस करने की बात नहीं है यहां पर। लेकिन अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो फर्स्ट पोजीशन पे ये ऑर्थो पोजीशन पे लगा है, यहां किस पे लगा है? ये पैरा पोजीशन पे लगा है, तो ऑर्थो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। उसके बाद बारी आती है पैरा की। मेटा थोड़ा स्ट्रॉन्गर है, लेकिन बेंजोइक एसिड मैंने सबसे लास्ट में दिया है। अब इन दो को कंपेयर करते हैं, लास्ट वाले दो को, कि इनमें क्या ज्यादा डिफरेंस है। नाइट्रो ग्रुप जो है मेटा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं कर सकता है। मेटा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं होते हैं किसी भी हालत में, तो ये तो मायने नहीं रखता कि आपके पास ये जो वो स्ट्रॉन्गर एसिड होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैंने इसको स्ट्रॉन्गर शो किया है, किससे? बेंजोइक एसिड से। वो इसलिए कि नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो क्या कॉज कर सकता है? इंडक्टिव इफेक्ट कॉज कर सकता है। अब इंडक्टिव इफेक्ट के लिए कौन कौन सी पोजीशन होती है? ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो ये फिलहाल फोर्थ कार्बन एटम पे नाइट्रोजन यहां पर अटैच्ड है। तो वैसे तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा तक पहुंचते पहुंचते इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाता है,
लेकिन फिर भी इसका कुछ एक इफेक्ट रहेगा, इंडक्टिव इफेक्ट, किसके ऊपर? बेंजोइक एसिड वाले पार्ट के ऊपर, जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी कंपोनेंट नहीं है जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है. देयर इज नो अनदर कंपोनेंट दैट इज विड्रॉइंग द इलेक्ट्रॉन. What here nitro group which is present at the meta position, it is withdrawing the electron because of inductive effect. Again listen, all ortho derivatives are stronger acids. तो ये ortho derivative है, ये stronger acid होगा. उसके बाद बारी आती है पैरा एसिड की. तो पैरा जो है वो क्या है? उससे वीक एसिड हुआ. उसके बाद अब बारी आती है मेटा की. मेटा किस लिए है? मेटा इसलिए क्योंकि नाइट्रो ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है. किस सेंस में? इंडक्टिव इफेक्ट की सेंस में. क्या इंडक्टिव इफेक्ट जो वो हम यहां भी डिस्कस कर सकते हैं? किसमें? इसमें और इसमें. वैसे तो इस वाले में डिस्कस किया जा सकता है, क्योंकि ये क्या है? अल्फा बीटा गामा पोजीशन पे आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया. लेकिन यहां फील्ड इफेक्ट इतने ज्यादा होते हैं कि हमें इंडक्टिव इफेक्ट डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ती है. इस पोजीशन से इंडक्टिव इफेक्ट नहीं डिस्कस किया जा सकता है, क्योंकि डिस्टेंस बहुत हो गई. अल्फा बीटा गामा डेल्टा, उसके बाद नेक्स्ट कार्बन आ रहा है जिसपे नाइट्रो ग्रुप लगा है. लेकिन ये फोर्थ कार्बन एटम है, तो यहां मैंने इंडक्टिव इफेक्ट डिस्कस कर लिया. ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, लेकिन डिफरेंस बहुत ज्यादा है. दिस इज विड्रॉइंग द इलेक्ट्रॉन ऑर्थो बिकॉज ऑफ रेजोनेंस. That is withdrawing the electron because of resonance, para position में. That is withdrawing the electron not because of resonance but because of inductive effect. What? Because of inductive effect. So that is the you can say acidity order for different acids. Let us discuss some more here. Externalization varies from one atom to the another or one group to the another group. आगे फर्स्ट में ये सैलिसिलिक एसिड है या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इसको हम बोल सकते हैं. तो ऑर्थो पोजीशन में मैंने पीछे कहा अभी, चाहे ऑर्थो पोजीशन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, कोई मायने नहीं रखता, वो क्या होगा? स्ट्रॉन्गर होगा. लेकिन इसमें साथ में मैंने अब पैरा नहीं दिया, मेटा दे रखा है. अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि पीछे वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग था, लेकिन OH ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है. सो दैट इज रिलीजिंग द इलेक्ट्रॉन. नीचे एक ही स्ट्रक्चर मैंने बनाई है, देखो यहां पर. सो देर इज ए सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवर्सिबली. किसकी तरफ? बेंजोइक एसिड वाले एसिड ग्रुप की तरफ जो वो यहां पर इलेक्ट्रॉन की सप्लाई हो रही है. तो इस वजह से ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है. सो इट इज डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन बाय द वे ऑफ द रेजोनेंस. रेजोनेंस क्यों? क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड की शिफ्ट इन्वॉल्व है. तो इसीलिए ये क्या हुआ? वीक एसिड हुआ. क्या हुआ? ये वीक. तो यहां पर इसकी पोजीशन मैंने सबसे लास्ट में रखी हुई है. कहां रखी है इसकी पोजीशन? एट द एंड. उसके बाद मैंने मेटा रखा हुआ. मेटा किस लिए रखा हुआ? क्योंकि मेटा पोजीशन से रेजोनेंस तो पॉसिबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं किए जा सकते मेटा से. इलेक्ट्रॉन केवल ऑर्थो और पैरा पोजीशन से ही डोनेट हो सकते हैं. मेटा पोजीशन में ये इंडक्टिव इफेक्ट कॉज कर रहा है. सो बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इट इज स्ट्रॉन्गर देन द पेरेंट बेंजोइक एसिड. किससे स्ट्रॉन्गर है? ये बेंजोइक एसिड से स्ट्रॉन्गर है. और लास्ट वाला सबसे वीक आएगा, क्योंकि OH जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है. किस वे से? ये नीचे जो स्ट्रक्चर दी है मैंने, उस वे से क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है. सो दैट इज वाई इट इज ए वीकर एसिड इन कंपेरिजन टू द another one. Remaining we will discuss in the next lecture.